नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात गोरखनाथ मंदिर में हमला करने का गुनाह करने वाले एटीएस के चक्रव्यूह में फंसे मुर्तजा अब्बासी की करेंगे, जिसकी पूरी कुंडली खंगाली जा चुकी है और अब एटीएस ने उसके कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है। फिर बात करेंगे अमित शाह के चक्रव्यूह में फंसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, जिसके तहत शिवसेना के नेता यशवंत यादव पर आईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में उनकी 41 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे अपने ही नेता के चक्रकाल में फंसे राहुल गांधी की, जिसके बयान से यह साफ हो गया कि कांग्रेस की लड़ाई असल में हिंदू और हिंदुत्ववादियों से ही है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे चीन के चक्रव्यूह में फंसे उन देशों की जो चीन के बढ़ते दखल से बर्बाद होने की कगार पर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात एटीएस के चक्रकाल में फंसे गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी की। मुर्तजा को लेकर हर रोज कई सनसनीखेज खुलासे किए जा रहे हैं, जिसके तहत मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर संगीन हमला क्यों किया उसका चिट्ठा खोला जा रहा है। अब मामले में आतंकियों की साजिश को अंजाम देने के लिए बनाए गए कोडवर्ड को डिकोड कर लिया गया है। दरअसल हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद उसके पास से जिहादी दस्तावेज बरामद हुए थे। इनमें से एक किताब अरबी में भी थी, जिसमें कुछ शब्द हाईलाइट किए गए थे। इन शब्दों की पड़ताल से पता चला है कि इनका इस्तेमाल मुर्तजा आतंकी आकाओं से बातचीत के लिए कोडवर्ड के तौर पर करता था। अब एटीएस को इनके मायने पता करने में कामयाबी मिल गई है। ये कोडवर्ड ऐसे अरबी शब्द हैं जिनका हिंदी में अर्थ उड़ान, अब्दुल्ला, संघर्ष, आकाश, खटमल और बख्शीश से है। मुर्तजा के पास 2 डायरी बरामद हुई हैं। उनमें से कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया था, जिसमें रिहलत तैयारान, जिसका मतलब उड़ान होता है, इस शब्द को फ्लाइट से जोड़कर देखा जा रहा है। अल जिहाद, इसे देश में इस्लामी हुकूमत लाने की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे ही एक अन्य शब्द समाउन है, जिसका मतलब आकाश से है, इसे जन्नत से जोड़कर देखा जा रहा है। मुर्तजा को आतंकी आका बातचीत में अब्दुल्ला के नाम से बुलाते थे, इसका मतलब अल्लाह का बंदा होता है। कुछ और शब्द में देइफुन है, जिसका मतलब मेहमान से है। ये कोडवर्ड का प्रयोग तब किया जाता था जब मुर्तजा से मिलने के लिए किसी को आना होता था। फंडिंग के लिए बख्शीश शब्द का इस्तेमाल होता था, तो पुलिस के लिए खटमल का, जिसे अरबी में बक अल फिराशी कहते हैं। हालांकि एटीएस ने इन सभी शब्दों का मेल करने की कोशिश की है, लेकिन इन कोडवर्ड के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए एटीएस मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ जेल में बंद गजवा उल हिंद संगठन के आतंकियों से भी मिलवाएगी, क्योंकि मामले में एटीएस को मुर्तजा के भी अलकायदा समर्थित गजवा उल हिंद से जुड़े होने का शक है। इसके साथ ही एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में मुर्तजा को एक लड़की का ईमेल आया था। उसने खुद को आईएसआई स्कैम से बताया था। लड़की ने अपनी फोटो भेजकर मुर्तजा से मिलने का वादा किया। इस बीच मुर्तजा ने उस लड़की को 40,000 रुपए भी ट्रांसफर किए। अपनी पढ़ाई के दौरान मुर्तजा ने एक डेवलपमेंट ऐप का भी कोर्स किया था। वहीं जरीमा नाम से एक जिहादी ऐप भी बनाने में वो जुट गया था। जरीमा का मतलब जुल्म होता है। इस ऐप के जरिए वो अपनी सोच के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता था और अपने साथ मिलाना चाह रहा था। फिलहाल वो पीर टू पीर ऐप का इस्तेमाल करता था। ऐसे में अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, उससे पता चला है कि मुर्तजा के आईएसआई से लिंक थे और ये सब मिलकर भारत में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जिसे कामयाबी नहीं मिली और मुर्तजा को गिरफ्तार कर उसकी पूरी कुंडली खंगाल ली गई। इधर एटीएस ने मुर्तजा की कुंडली खंगाली, उधर अमित शाह के चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे फंस गए। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता और बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष यशवंत यादव की मुंबई में 41 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इनमें से अकेले भायखला इलाके में इनके 31 फ्लैट्स हैं और बांद्रा में 5 करोड़ का एक फ्लैट है। जब संपत्तियों में भायखला में इंपीरियल होटल और भायखला में ही न्यूज हॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस भी है।
आईटी विभाग ने यशवंत जाधव को इन संपत्तियों के कागजात दिखाने को कहा है, वरना 6 महीने के अंदर ये सारी संपत्तियां नीलाम कर दी जाएंगी। इनके अलावा यशवंत जाधव के साले विलास मोहिते और भतीजे विनीत जाधव को भी समन भेजा गया है। यशवंत जाधव पिछले कुछ दिनों से इनकम टैक्स विभाग की रडार पर थे। मुंबई में कोविड सेंटर तैयार करने के बड़े पैमाने पर किए गए घोटाले मामले में कुछ समय पहले जाधव के घर और संपत्तियों पर छापे पड़े थे, जिसके बाद अब जाधव की इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही आयकर विभाग को शक है कि यशवंत जाधव ने सभी संपत्तियां 2018 से 2022 के बीच बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कब्जाई है। अब जिस यशवंत जाधव की संपत्ति को जब्त किया गया है वो महाराष्ट्र में बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष तो है ही, साथ ही जाधव उद्धव ठाकरे का बहुत ही करीबी माना जाता है। अब जिस वक्त आईटी ने जाधव के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां से एक डायरी मिली थी। अब उस डायरी में सबसे अहम बात थी कि उसमें लिखे हुए हिसाब के बीच मातोश्री का नाम भी लिखा था, जिसे लेकर 2 करोड़ कैश दिए जाने का हिसाब नोट किया हुआ था और 50 लाख रुपए की घड़ी दिए जाने का हिसाब भी लिखा था। अब मातोश्री का मतलब शिवसेना भवन। ऐसे में इस खुलासे के बाद मातोश्री तो पहले ही घिर गया, लेकिन जब जाधव से इसे लेकर पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि मातोश्री कौन है, तो जाधव बोले कि वो उनकी मां है। मतलब जाधव ने जो 2 करोड़ कैश और 50 लाख की घड़ी का हिसाब डायरी में लिखा था वो अपनी मां के लिए लिखा था। अब ऐसा कौन सा बेटा होता है जो अपनी मां को गिफ्ट देता है और उसे डायरी में नोट कर लेता है? अब जब जाधव से आईटी वाले बोलेंगे कि जो 50 लाख की घड़ी का हिसाब लिखा है वो दिखाओ, तो जाधव क्या दिखाएंगे? क्योंकि हकीकत तो ये है कि मातोश्री का मतलब जाधव की मां से तो है नहीं। ऐसे में उद्धव ठाकरे बुरे फंसेंगे और मातोश्री मामले में घिर जाएंगे। अब अमित शाह के चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे फंसे तो इस बीच अपने ही नेता के चक्रव्यूह में राहुल गांधी भी फंस गए, क्योंकि भाजपा को कोसने के चक्कर में कांग्रेस क्या क्या बोल जाती है इसका अंदाजा उसे भी नहीं रहता। ऐसा ही एक नमूना फिर सामने आया है, जिसमें करौली हिंसा पर बोलते हुए राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कह दिया कि पार्टी की लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। ऐसा पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, भाजपा की तरह बैर नहीं बढ़ाती। अब मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस के इस नेता ने राहुल गांधी के बयान को उल्टा पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है और ये हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर चलती है। हर व्यक्ति की जो भी आस्था है उस पर काम करें। राहुल गांधी के बयान को उल्टा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी कह रहे हैं कि हमारा झगड़ा हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। दरअसल करौली हिंसा को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे त्योहारों से पहले कुछ जिलों में धार्मिक झंडे लगाने पर जो रोक लगी है उसको लेकर भी सरकार की आलोचना हो रही है। ऐसे में सरकार और पार्टी ने अपनी छवि सुधारने के लिए प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से सभी मंदिरों में रामनवमी के अवसर पर रामायण और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ कराने का निर्णय लिया है। अब भाजपा को घसीटते हुए डोटासरा ने यह कहा कि कांग्रेस सब धर्मों को मानने वाली पार्टी है। पार्टी झूठ और नफरत फैलाने के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत फैलाकर एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करती। अब राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा था वो भी आपको बताती हूँ। राहुल ने जयपुर की एक रैली में कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, उनकी लड़ाई हिंदुत्ववादियों से है। हिंदू और हिंदुत्व एक नहीं हो सकते। जैसे 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, उसकी तरह 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। एक हिंदू सत्य की खोज में कभी झुकता नहीं है, लेकिन एक हिंदुत्ववादी नफरत से भरा होता है क्योंकि उसके मन में खौफ होता है। अब राहुल गांधी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर डोटासरा ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे राहुल ही फंस गए। कांग्रेस नेताओं की इन्हीं हरकतों की वजह से बात साफ हो जाती है कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कौन करता है। मोदी विरोध में अंधी हो चुकी कांग्रेस को सिर्फ भाजपा पर निशाना साधने से मतलब होता है। उसके लिए पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हाल ऐसा हुआ है कि अब राहुल खुद अपने ही नेताओं के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। लेकिन चीन भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहा है।
चीन के बढ़ते दखल का खामियाजा दक्षिण एशिया के 3 मुल्क भुगत रहे हैं, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। तीनों मुल्कों ने चीन से भारी कर्ज ले रखा है, जिसकी वजह से ये देश बदहाली की मार झेल रहे हैं। सबसे पहले बात करें श्रीलंका की, तो पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिया है। हालांकि इस पैसे का श्रीलंका सरकार ने सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग किया। वर्ष 2010 के बाद से ही श्रीलंका के ऊपर लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया। श्रीलंका ने अपने ज्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिए हैं। 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। ऐसा चीन के लोन के पेमेंट के बदले किया गया था। ऐसी ही नीतियों ने उनके पतन की शुरुआत की। आर्थिक बदहाली की आंच देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पड़ी, जिससे श्रीलंका के स्थानीय नागरिक इस आर्थिक बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी चीन से भारी कर्ज ले रखा है। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की शरण में जाना पड़ा। अगर देश के आम चुनाव होते हैं तो स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। अगर पाकिस्तान में आम चुनाव हुए तो स्थिति बदतर हो जाएगी। साथ ही आम चुनाव के बाद नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार को इस स्थिति से मुक्त कराने की होगी। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगी है। नेपाल भी उन मुल्कों में शामिल है जिसने चीन से भारी कर्ज लिया है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि नेपाल के आर्थिक दिवालियापन के लिए काफी हद तक चीन जिम्मेदार है। इस बीच ये सवाल उठने भी लाजमी है कि क्या दक्षिण एशिया के प्रमुख देश भारत में भी इन देशों की तरह आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो ऐसे में भारत की स्थिति अलग है। भारत में इसकी आशंका भी कम है। देश में राजनीतिक स्थिरता है। भारत में एक मजबूत सरकार है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान निश्चित रूप से दुनिया के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं और भारत में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है, क्योंकि भारत में मजबूत सरकार के हाथ में देश की कमान है, जिसने न सिर्फ भारत का मजबूत बनाने का काम किया है, बल्कि चीन जैसे देशों को भी ये बता दिया है कि समय अब बदल गया है और भारत की स्थिति भी मजबूत हो गई है, जिससे चाहे चीन जैसे देश कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन भारत को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। वो अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।